मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा विज्ञान 1 का पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है बेटा कार्बनिक यौगिक। जिसमें आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है कार्बन एक अद्वितीय तत्व। कार्बन एक अद्वितीय तत्व क्यों है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पिछले वीडियो में हमने सहसंयोजकीय बंध कैसे बनते हैं वो देखा। सहसंयोजकीय बंधों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस तरह से कार्बन के साथ उनके तत्वों के साथ होती है, उनसे बंध बनते हैं, उनको सहसंयोजकीय बंध कहते हैं, ये हमने देखा हुआ है। और फिर इसके बाद हमने देखा बेटा सरलतम कार्बनिक यौगिक की संरचना जो है वो मीथेन द्वारा कैसे होती है, वो भी हमने देखा। परंतु कार्बन से बनने वाली यौगिकों की जो संख्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए कि हमेशा सबसे अधिक होती है, और उसी की वजह से धातु और कांच या फिर मिट्टी ऐसी वस्तुओं से बनी जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं में ज़्यादातर कार्बन पाया जाता है बेटा। इनके अलावा मतलब धातु और कांच मिट्टी से बनी वस्तुओं के अलावा बहुत सारे वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँ कि हमारे शरीर में भी अपना शरीर भी कार्बन से बना है। ये क्या बात आपको पता थी? नहीं ना। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे संपूर्ण सजीव सृष्टि में कार्बन से ही बने बहुत सारे यौगिक हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कार्बन से मतलब अगर हम लोग देखें शुरुआत से मीथेन से लेकर हमारे डीएनए ब्लड में मतलब खून में या फिर उसके सेल्स में कोशिकाओं में बने छोटे छोटे डीएनए तक भी महाप्रचंड अणु तक ये कार्बन मौजूद होता है बेटा। जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कार्बन की हमारे शरीर में अन्य परमाणुओं में इतनी बड़ी संख्या में इसके अणु मौजूद है, जिसे हम लोग प्रचंड आकार में इसकी रचना भी देखने के लिए मिलती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक छोटा कार्बन दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन ऐसे छोटे छोटे कार्बनों की परमाणुओं से अगर जोड़ा जाए तो उसकी इतनी बड़ी संख्या बन जाएगी कि वो एकत्र आकर बहुत प्रचंड अणु बन सकते हैं। ठीक है। और जिसको हम लोग ये कार्बन के अद्वितीय गुणधर्म भी कह सकते हैं। ये सच्ची में कार्बन के बहुत ज़्यादा अद्वितीय गुणधर्म हैं। और कार्बन के सहसंयोजकीय बंधों में कार्बन बड़ी संख्या में अपना यौगिक बना सकता है। तो यही कार्बन की बहुत बड़ी विशेषता है बेटा। और इसके अलावा अभी आपको 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कार्बन की विशेषता कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि में आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो है बेटा कि कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजकीय बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है। जैसे अद्वितीय क्षमता की अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलती है। मतलब पहली श्रृंखला होगी बेटा हम लोग उसे मुक्त श्रृंखला कहेंगे, और दूसरी श्रृंखला जो होंगी उसे हम लोग कहेंगे बेटा बंध श्रृंखला। अब ये मुक्त श्रृंखला क्या होती है? तो ये सीधी रेखा में जाने वाली मुक्त स्वरूप की एक सरल श्रृंखला होती है, जिसको हम लोग शाखित श्रृंखला भी कहते हैं, है ना। और बंध श्रृंखला जो होती है बेटा एक वलयाकार रचना वाली एक श्रृंखला होती है। मतलब देखिए देखा जाए तो इसमें आपको 3 तरह की श्रृंखलाएं देखने के लिए मिलती है। एक तो आपको मुक्त श्रृंखला में सरल श्रृंखला पहली श्रृंखला मिलती है, दूसरी शाखित श्रृंखला मिलती है, और तीसरी यानी कि आपको वलयाकार रचना वाली तीसरी श्रृंखला आप लोग को मिलती है। और ये तीनों श्रृंखलाएं किससे बनी है? सहसंयोजकीय बंध से बनी हुई है। इन सभी बंधों में एक दूसरे को बांध कर रखने की प्रबल अद्वितीय क्षमता है, जो कि सिर्फ कार्बन के परमाणुओं में ही पाई जाती हैं। तो ये हो गई पहली कार्बन की विशेषता। दूसरी विशेषता देखते हैं तो 2 कार्बन परमाणुओं में 1, 2 या 3 सहसंयोजकीय बंध बन सकते हैं। जैसे आपको पता है इसके पहले हमने इकहरा, दोहरा और तिहरा बंध देखा हुआ है, तो वो अन्य दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ हमने देखा हुआ था। परंतु इसमें जैसे कुछ उदाहरण दिए गए बेटा आप लोग को, इथेन है, इथीन है, इथाइन है ना। इन सबके बीच में समांतर दिखने वाले
परमाणुओं में दोनों साइड में समान दिखने वाले परमाणुओं में इकहरा, दोहरा और तिहरा बंध आपको नजर आ रहा है ना। तो ये जो क्षमता है, ये परमाणु की क्षमता, कार्बन परमाणु की क्षमता जो है वो इस तरह के यौगिकों में बढ़ती जाती है ना। तो ये सब उदाहरण जो है वो कार्बन के परमाणु वाले उदाहरण हैं, जिसमें कार्बन अन्य और परमाणुओं से 1, 2 या 3 सहसंयोजकीय बंध बना सकता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे विशेषता की तरफ। वो है कि कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से बंध बना सकता है, जिसे हम लोग चतुसंयोजी रचना भी कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा कि कार्बन परमाणु ना कि हाइड्रोजन के साथ ही अपना बंध बनाता है, वो अलग अलग अपने यौगिक बना सकता है बेटा, हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन के साथ, है ना। जैसे यहाँ पे क्लोरीन के साथ बंध बनाता हुआ वो दिखाई दे रहा है CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, है ना। इसी प्रकार कार्बन अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस इत्यादि तत्वों के परमाणु के साथ भी सहसंयोजकीय बंध बना सकता है। इसमें कार्बनिक यौगिक बड़ी संख्या में बनते हुए आपको नजर आते हैं। और अब देखेंगे हम लोग इसकी चौथी प्रॉपर्टी यानी विशेषता कौन सी है कार्बन की। वो है बेटा कि कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण या फिर उसकी एक बड़ी विशेषता है बेटा समवयता, जिसके विषय में हम लोग जल्द ही सामने देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आने वाला भाग है हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के इसके 2 प्रकार। अब संतृप्त कार्बन क्या है और असंतृप्त कार्बन क्या है, ये सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है ये आपको सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है बेटा। जब किसी संरचना सूत्र में सिर्फ इकहरे बंध की संयोजकता पूर्ति करते हुए आपको नजर आती है, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब ये जो मैंने भाग बताया वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं और अच्छे से समझा के बताता हूँ बेटा उदाहरण द्वारा। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, इसमें कार्बन के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे अन्य तत्वों के इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन का एक बंध कार्बन के बना हुआ है, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से पूरा एक बंध बनाया हुआ है। तो इसमें देखा गया तो हर परमाणुओं में इकहरा बंध आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो जब कभी भी कार्बन की पूर्ति सिर्फ उसके पास वाले परमाणु की इलेक्ट्रॉन के साथ इकहरा बंध बनाने से ही उसकी पूर्ति हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना जो दिखाई दे रही है आप लोग को इथेन की, ये जो सूत्र है C2H6, ये इथेन का सूत्र है। इसमें आपको ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये भी संरचना इकहरी संरचना है, इसीलिए इसको संतृप्त संरचना भी कहते हैं। परंतु यदि हम लोग जैसे इसके इकहरे बंध वाले या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो वो है बेटा मीथेन, इथेन और प्रोपेन, है ना। इसके अलावा यदि हम लोग अन्य कोई परमाणु अगर देखें तो वो है बेटा यहाँ पे एक अणुसूत्र आपको दिखाया गया है इथीन का C2H4, और एक दूसरा सूत्र भी है इसमें जैसे इथाइन C2H2। अब ये जो हैं ये जब बंध बनाते हैं तो इनका बंध इकहरा बंध बनाने से इनकी तृप्ति नहीं होती, ये तृप्ति यानी पूर्ति इसकी नहीं होती, और ये पूर्ति नहीं होने की वजह से ये अपना बंध इकहरे बंध से पूर्ण नहीं कर सकते। इनको दो बंध की इसमें ज़रूरत महसूस होती है बेटा, जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे दोहरा बंध भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो दोहरे बंध से ही इनकी पूर्ति होती है, और इसमें यदि इनको ज़रूरत पड़ी तो इसको तिहरा बंध की भी इनको ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन जो है वो अन्य दूसरे कार्बन
के कार्बन परमाणु के साथ उनके अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। मतलब कार्बन का एक बंद 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का दूसरा बंद 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके ही ये अपना अपने बंद की पूर्ति कर सकता है। और यहाँ पे दोहरे बंद से ये पूर्ति हो रही है, परंतु इसमें एक इकहरा बंद यदि होता तो इसे हम लोग संतृप्त पूर्त यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते थे, लेकिन इसकी पूर्ति एक से ज़्यादा यानी 2 बंद से हो रही है, इसलिए इसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो इथीन हो गया या फिर इथाइन हो गया, ये 2 जो परमाणु हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। ये मैं आप लोग को बात बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बता सकता हूँ कि हाइड्रोकार्बन यानी क्या है। तो हाइड्रोकार्बन यानी क्या होता है कि जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये 2 ही तत्व होते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो होता है वो है मीथेन। उसके बाद आने वाला जो हाइड्रोकार्बन है बेटा वो है इथेन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों का सूत्र दिखाया गया है, मीथेन का सूत्र CH4 है, इथेन का सूत्र C2H6 है ना। और इसके बाद इनकी संरचना अगर बनाई जाए तो ये संरचना आपको यहाँ पे सामने यहाँ पे बनाई हुई नजर आएगी। वृत्ताकार संरचना भी बनाई जा सकती है। वृत्ताकार संरचना की प्रैक्टिस आप लोग यदि करके देखें तो इसे करके देखने के बाद ही आपको ये समझ में आ सकता है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी यहाँ पे आपको दर्शाई गई है। वृत्त संरचना है, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना है, और ये इकहरी संरचना से ये ये C2H6 इथेन के अणुसूत्र को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। इथेन का रेखा संरचना सूत्र और इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना सूत्र। ये देखिए चरण 1 में हमने 2 कार्बन इकहरे बंध से जोड़ना देखा हुआ है, और चरण 2 में हमने वृत्ताकार वलयों से और डॉट संरचना के सूत्र के आधार पर इनको बनाकर देखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये जो इथाइन का सूत्र है, इथाइन का अणुसूत्र दिया है बेटा C2H2। ठीक है ना, तो इथाइन का संरचना सूत्र लिखिए और इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना आकृति बनाइए। या फिर इथाइन का अणुसूत्र C2H2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना कैसी होगी, तो ये आपको पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे जैसे ये C जो है इसके यहाँ पे हमको 3 तिहरा बंध आपको यहाँ पे बनाना होगा, तब जाके आप लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन देकर ये देखिए मैं जो बना रहा हूँ वो आपको नहीं दिख रहा था, देखिए अभी। तो ये देखिए बेटा C और C के बीच में 3 लाइन बनाकर यहाँ पे तिहरा बंध हमने दिखाया गया और एक इकहरा बंध से हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। तो ये हो गया हमारा C2H2 जो कि ये इथाइन का संरचना सूत्र है, और इसके बीच में ये 3 बंध बनाने की वजह से ये पहला परमाणु है कार्बन का, ये दूसरे परमाणु कार्बन के साथ एक ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी संयोजकता की पूर्ति करेगा। वैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को मिलाकर यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यहाँ पे हो रही है, इसलिए यहाँ पे तिहरा बंध आपको यहाँ पे देखने के मिलता है। यही आपको उदाहरण बताया गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगली भाग की तरफ, वो है बेटा कार्बन परमाणु की सरल श्रृंखला, शाखी श्रृंखला और वलयांकित श्रृंखला। तो ये तीनों श्रृंखलाएं हम लोग तालिका क्रमांक 9.12 देखने के बाद देखेंगे, जिसमें आपको कुछ स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ यानी कार्बन परमाणु के स्तंभ हैं, उसमें सरल श्रृंखला दर्शाई गई है। वो अपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, उसको आप लोग को पूर्ण करना है, और इसको पूर्ण करने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। देखिए अगले पेज पर, पेज नंबर 116 पर एक कार्बन जो है वो उसके आजू बाजू 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर अणुसूत्र CH4 यानी मीथेन इसने बनाया। यदि 2 कार्बन अगर हमने यहाँ पे लिए, 2 कार्बन के साथ उसके सभी जगह पे हाइड्रोजन का कनेक्शन देकर, हाइड्रोजन का बंध बनाकर हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि C2H6 इसका ये सूत्र बन जाएगा। तो ये बनता है बेटा हमारा इथेन। ठीक है, तो फिर जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के ऊपर यहाँ पे 3 लाइन, ऊपर नीचे 3 लाइन, बाजू में 2 लाइन को पकड़ के यहाँ पे
प्रोपेन का सूत्र बनेगा बेटा C3H8, ठीक है। इस तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन तक ये पूरे सूत्र का उपयोग करके ये सरल श्रृंखला आप लोग पूर्ण कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बताई गई है कि कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। सरल श्रृंखला में आपको आप देखें तो यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु आपको जुड़े हुए आपको यहाँ पे नजर आते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाकर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे C4H10 ये इसका सूत्र बना है बेटा। ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा? C4H10। ये सूत्र यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। इस अणु सूत्र के लिए 2 संरचना सूत्र आपको बनाए गए। अब ये 2 संरचना सूत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी बेटा कि ये आसानी से दूसरे तरह से भी संरचना सूत्र बना सकता है, ठीक है। वो हमको यहाँ पे ब्यूटेन में नजर आ रहे 2 तरह की श्रृंखला आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सूत्र एक ही है, C4H10 ही इसका भी सूत्र है। ये आकृति बंध 2 का C4H10 ही सूत्र है, परंतु यहाँ पे इसकी रचना थोड़ी सी अलग आपको नजर आ रही है बेटा। तो C जो यहाँ पे देखिए C4 है, 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन की संख्या गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, यानी कि इस तरह से C4H10 का ये अन्य सूत्र भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जब इस तरह से समान दिखने वाले श्रृंखला में असमान दिखने वाली श्रृंखला में जब एक ही सूत्र का उपयोग करके इसके 2 संरचना सूत्र बनाए जाते हैं, है ना। 2 संभाव्य कार्बन श्रृंखला यहाँ पे दिखाई गई बेटा। ये 4 कार्बन है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो इसी को इस तरह से भी जुड़े हुए आपको यहाँ पे नजर दिखा सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये दोनों श्रृंखला एक ही सूत्र से बनी है, ये दोनों श्रृंखला भी एक ही सूत्र से बनी है। तो जब भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिकों के अणुसूत्र जब समान होते हैं, भिन्न संरचना सूत्र के अणुसूत्र मतलब C4H10 समान होते हैं, तब इस घटना को संरचना समवायिता हम लोग कहते हैं। जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले समवायिता के बारे में बताया था, वो संरचना समवायिता इसी को हम लोग कहने वाले हैं बेटा। तो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला में इनकी 3 तरह की श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे बताई गई है बेटा। पहले ही सरल श्रृंखला, दूसरी है शाखित श्रृंखला। तो आकृति 9.13 में आपको यहाँ पे कार्बन श्रृंखला की 2 श्रृंखला आपको यहाँ पे नजर आ रही है। पहली ये श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला को हम लोग सरल श्रृंखला कहते हैं। क्या, कौन सी श्रृंखला कहते हैं? सरल। और ये जो दूसरी श्रृंखला आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम लोग शाखित श्रृंखला कहते हैं, जिसमें कार्बन की दूसरी एक शाखा के साथ श्रृंखला बनती आपको यहाँ पे नजर आती है, इसलिए इसे हम लोग शाखित श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें इसके अलावा और एक तीसरी श्रृंखला भी आपको यहाँ पर बताई गई है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वो थी बेटा बंध श्रृंखला, जिसको हम लोग यहाँ पे वलयांकी श्रृंखला भी कहते हैं। वहाँ कार्बन परमाणुओं के वलय होते हैं, वलय बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरणार्थ आपको यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दर्शाई गई है। इन आकृति में आप ध्यान से देखिए, ये एक सूत्र आपको, संरचना सूत्र आपको कार्बन के 6 परमाणु के साथ जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। वो है बेटा साइक्लोहेक्सेन में स्थित कार्बन वलय, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में मतलब ये साइकिल की तरह दिखने वाले हेक्सेन मतलब 6 प्रॉपर्टी में 6 कार्बन के अणुओं के साथ जुड़े हुए श्रृंखला में आपको ये नजर आ रहे हैं। इसी को यदि संरचना सूत्र में परावर्तित किया जाए तो कार्बन के 6 परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ, हर एक कार्बन 2 परमाणु, हर एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 2 परमाणु के साथ C6H12 मतलब C6H12 का संरचना सूत्र बना सकता है, जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं का वलय होगा। और ये जो श्रृंखला होती है ये बंद श्रृंखला होती है, ये खुली हुई सरल श्रृंखला नहीं है, मुक्त श्रृंखला ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसे बंद श्रृंखला का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे आप इस आकृति में देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे सरल श्रृंखला, शाखित और वलयांकित, ये तीनों श्रृंखलाएं आपको एक के नीचे एक तीनों श्रृंखलाएं आपको यहाँ पे दिखाई गई है। सरल श्रृंखला में प्रोपेन का सूत्र है C3H8 और C3H में आपको ये सरल श्रृंखला दिख रही है। अब ये प्रोपीन और प्रोपाइन की भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आपको यहाँ पे ये सूत्र हमेशा याद रखने, इन संरचना सूत्रों को आपको खुद बना के देखना है बेटा। तो इसमें भी इसके सूत्र प्रोपीन और प्रोपाइन की C3H6 C3H4 का सूत्र लेकर इनको इस तरह से बनाया गया है। ये सब सरल श्रृंखला में आते हैं। दूसरा जो है वो शाखित श्रृंखला है। शाखित श्रृंखला में इनकी अलग अलग शाखाएं बनी हुई है। पहला उदाहरण है आइसोब्यूटेन का C4H10 और दूसरा सूत्र बेटा आइसोब्यूटिलीन का C4H
8, जिसमें कार्बन के जो 4 परमाणु इसके बाहरी कवच में होने चाहिए, इन सब की यहाँ पे पूर्ति हो रही है। इसलिए इन शाखाओं से बने हुए श्रृंखला को हम लोग शाखीय श्रृंखला कहेंगे। और आखिरी में इसको हम लोग वलयांकित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं, जो है साइक्लोहेक्सेन की। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी, जिसका सूत्र है C6H12। इसके अलावा साइक्लोहेक्सीन का भी सूत्र हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जिसमें कार्बन जो है 6 ही है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई है, वो है बेटा C6H6। ठीक है, ये बेंजीन का सूत्र है। और ये साइक्लोहेक्सीन का सूत्र है C6H10। इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए बेटा, तो ये C6H10। इससे भी कार्बन की हर जगह पे पूर्ति होती हुई आपको यहाँ पे सूत्र में नजर आएगी। हर एक कार्बन को देखकर चेक करिए, इसमें बाहरी कवच में 4 इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और बेंजीन का सूत्र जो है वो C6H6, वो भी हमारे वलयांकित हाइड्रोकार्बन का सबसे आखिरी सूत्र है, जिसको आप लोग अपने कॉपी में खुद बना के देखिए। आपको परीक्षा में यह पूछे जाने पर आप लोग आसानी से इसको बना सकेंगे। तो बेंजीन के संरचना सूत्र से ये पता चलता है कि ये वलयांकित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बेटा, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने का भाग कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह को देखेंगे। तब तक जितना आज भाग मैंने पढ़ा है, आपको सब आप लोग पढ़ के देखिए, रीड करिए, लर्न करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।